नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिवरेज रेशो के बारे में। ए हाई लेवल ऑफ डेट यूज्ड इन फंडिंग द ऑपरेशंस कैन बी रिस्की फॉर द बिजनेस, स्पेशली इन एन इकोनॉमिक डाउनटर्न when revenues and profitability reduce. Leverage ratios can be used to analyze the extent of leverage used by a business and its ability to meet the obligations arising from them. Two important parameters here are debt to equity ratio and interest coverage ratio. तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी कंपनी के लिए उनका जो मेन ऑपरेशन है उसको रन करने के लिए अगर कंपनी ज़्यादा डेट उठा रही है, ठीक है, तो ये बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। और स्पेशली तब जब इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा हो, तो वहाँ पर जो रिवेन्यू है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो वहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब कंपनी जो लिवरेज है उसको किस तरीके से यूज़ कर रही है उसको समझने के लिए यहाँ पे जो रेशो बनाई गई है उसका नाम है लिवरेज रेशो। तो यहाँ पे लिवरेज रेशो में दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेट टू इक्विटी, एज डिस्कस्ड अर्लियर, हाई लेवल्स ऑफ डेट इन ए बिजनेस कैन प्रूव टू बी detrimental for a company. In absence of its ability to pay to the lenders, business may have to face bankruptcy, or when businesses create assets aggressively out of borrowed money. It could be quite dangerous if the assets are unable to generate the expected revenues and profitability. The liability will still have to be met. तो जैसे कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि एक बिजनेस में अगर डेट का लेवल काफ़ी हाई है तो वो बिजनेस काफ़ी रिस्की हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कंपनी ठीक से नहीं चल पा रही है, यानी कि उनका ऑपरेशन ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो कंपनी कैसे अपने डेट को पे करेगी। अगर वो नहीं पे कर पाएगी तो उस केस में क्या होगा कि बैंक जो बिजनेस है हमारा वो बैंकरप्ट हो सकता है। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो बिजनेस है वो कैसे अपनी असेट से मनी जनरेट कर रहा है और अपनी जो बोरोड मनी है उसको वो पे कर रहा है। इट वुड prudent for investors to avoid companies with extremely high levels of debt on a most conservative basis. A debt to equity of first or less should be considered as the benchmark, and then, depending upon the industry, track record of the company, capital required, project details should be a decision be taken. This ratio is defined as debt to equity ratio is equal to लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय नेटवर्थ। तो एक इन्वेस्टर को एक कंपनी में ये देखना ज़रूरी है कि जो कंपनी है उनके पास क्या हाई लेवल डेट है या फिर नहीं है और वो उसको किस तरीके से मैनेज कर रही हैं। तो यहाँ पर अब अगर हमें ये पता करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेट और जो इक्विटी है उसका हम करेंगे कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय हम कर देंगे उसको नेटवर्थ। तो यहाँ पे आप चाहे तो आप लॉन्ग टर्म डेट ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो लॉन्ग टर्म डेट प्लस जो शॉर्ट टर्म डेट है आप उनको ऐड कर सकते हैं और फिर इसको आप डिवाइड कर दीजिए नेटवर्थ से। अगर मान लीजिए ये डेट टू इक्विटी रेशियो हमारी अगर एक से ज़्यादा आ रही है तो उसका मतलब क्या है। तो सपोज दैट अगर मान लीजिए कंपनी के ऊपर 1,50,000 का डेट है और कंपनी के नेटवर्थ है 1 लाख, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारी रेशियो वो 1 से ऊपर जा रही है। तो अगर मान लीजिए हमारी डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से ऊपर जा रही है तो ये थोड़ी सी हमारे लिए खतरे की घंटी है। अगर वो नीचे है तो फिर ये अच्छी बात है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो या तो 1 होनी चाहिए या फिर 1 से कम होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट रेशियो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनीज हैविंग हाई डेट नीड टू पे हाई इंटरेस्ट रेट एज वेल. Whether a company is headed for a trouble can be simply seen by comparing its earnings with the interest. This ratio, popularly known as interest coverage ratio, tells us how many times the earnings of the business. This is simply defined as interest coverage ratio is equal to EBIT divided by interest expense. तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें क्या बताती है, वो हमें ये बताती है कि कंपनी के ऊपर जो हाई डेट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वो पे कर रही है वो कितना है।
ठीक, यानी मान लीजिए अगर कंपनी को अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो उस 1 लाख प्रॉफिट में से कंपनी कितना पैसा एज ए इंटरेस्ट के तौर पे वो पे करने वाली है। तो तो इसे पता करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ईबीटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को आप डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस या फिर आप फाइनेंस कॉस्ट से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको मिल जाएगा। इफ दिस रेशियो इज हाई, क्लियरली बिजनेस इज इन comfortable zone. The ratio will be less than 1 or negative in some businesses, which means that earnings are less than interest, or earnings are negative and interest obligations exist. तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर ज़्यादा आ रही है तो ये तो इसका मतलब ये है कि हाँ कि बिजनेस अभी अपने कंफर्टेबल जोन में है, यानी कि वो उसके पास इनफ मनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कम हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ये कम जा रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी अर्न कर रही है, ठीक है, उसका ज़्यादातर जो पोर्शन है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस में वो पे कर रही है। नाउ नेक्स्ट रेशियो हमारी लिक्विडिटी रेशियोज। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सी वेदर बिजनेस इज एबल टू ऑनर इट्स ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन दे अराइज। टू सिंपल मेजर्स फॉर द सेम आर करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए एक बिज़नेस के सामने अगर तुरंत कोई ऑब्लिगेशन आ जाती है, ठीक है, तो क्या उसको पे करने के लिए कंपनी के पास या फिर बिज़नेस के पास इनफ मनी है या फिर नहीं, यानी कि उनके पास इनफ कैश है या नहीं। तो उसे पता करने के लिए यहाँ पर जो हमारी लिक्विडिटी रेशियो है वो हेल्प करती है। तो लिक्विडिटी रेशियो को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारी करंट रेशियो और उसके बाद है हमारी करंट क्विक रेशियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि करंट रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है। दिस रेशियो मेजर्स द कंपनीज लिक्विडिटी सिचुएशन बाय कंपेयरिंग इट्स करंट असेट्स विद इट्स करंट लायबिलिटीज। ए रेशियो ऑफ मोर देन 1 मीन्स दैट the company has current assets more than its current liabilities. This ratio is also known as working capital ratio. तो जो करंट रेशियो है वो हमें ये बताती है कि अगर मान लीजिए कि कंपनी के पास जो करंट असेट है या फिर ऐसी चीज़ जो या तो प्योर कैश हो, तो वो तो हमारा वो कैश ही हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको हम तुरंत हम इमीडिएटली हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो उनके पास कितना है अपनी करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि जो हमारी करंट एसेट्स है अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे हमारी करंट लायबिलिटीज से, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ कि हमारे पास कि हमारी जो करंट रेशियो वो क्या है। और अगर मान लीजिए अगर करंट रेशियो हमारी 1 से ज़्यादा है या फिर 1 है, तो उससे हम बोलेंगे हाँ कि ठीक है। लेकिन अगर 1 से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 4, 5, 6 है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए अगर 5-6 के पास जा रही है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कंपनी उस कैश का यूज़ क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, अगर उनके पास एक वैलिड रीज़न है कि हाँ कि हम इस रीज़न की वजह से हम अपने कैश को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो हमारे पास बेकार पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे एक सेंस बनता है कि हाँ कि चलो कंपनी पास मतलब ये रीज़न है, इस वजह से वो यूज़ नहीं कर पा रही है। अगर कंपनी पास एक वैलिड रीज़न नहीं है तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमको नोट करना चाहिए। दिस रेशियो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। द एलिमेंट्स दैट constitute the working capital of the company, trade receivables, inventory, trade payables form an important component of this ratio. तो ये रेशियो जैसे कि हमने बताया कि ये रेशियो हमें ये बताती है कि कंपनी के पास कितनी करंट असेट हैं अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। अब ये जो करंट जो हमारी असेट है, ठीक है, तो वो हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे इसमें हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, इन्वेंट्री हो गई, ठीक है, और करंट लायबिलिटीज में हमारे कौन कौन से हो गए, ट्रेड पेबल्स हो गए। ए हाई इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स मे मीन दैट द सेल्स आर स्लोइंग डाउन। हाई रॉ मटेरियल इन्वेंट्री may mean poor production planning. High trade receivables will indicate that the company is selling on credit and not able to realize
कैश फ्रॉम इट्स। तो अगर मान लीजिए अगर कंपनी के पास जो जो उनकी इन्वेंट्री है, मतलब जो उनकी फिनिश्ड इन्वेंट्री है, अगर वो खाली पड़ी हुई है, ठीक है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा है उनके पास, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो सेल है या तो वो डाउन हो रही है, या फिर वो और ज़्यादा, मतलब वो काफ़ी बड़े लेवल पे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनकी जो प्रोडक्शन प्लानिंग है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो या फिर ये भी हो सकता है कि कंपनी की जो ट्रेड रिसीवेबल्स हों वो हाई हों। अगर वो हाई है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने जो गुड्स बेच रही है वो उधार पे बेच रही है, और जो अपने और उस सेल को वो जल्दी जल्दी वो रिलीज नहीं कर पा रही है वो कैश में। यानी एग्जाम्पल तौर पे कि कंपनी हो सकता है कि कंपनी ने 1 लाख रुपए का जो माल है उन्होंने बेचा, ठीक है। अब वो बिक तो गया, लेकिन वो उधार में बिका है। अब वो उसको कैश में कन्वर्ट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, मतलब उसकी जो पेमेंट है उसको रिसीव करने में कितना टाइम लग रहा है। In fact, it is a very good situation in which the company's working is funded by the customers. On the other hand, high trade payables may indicate the strength of the company in getting best credit terms from its suppliers. There are companies which take cash on sales and make payments on credit. Such a situation will result into a current ratio less than 1. However, this is not a red flag. In fact, it is very good situation in which companies working is funded by the customers. A high ratio may indicate poor use of working capital, or while a very low ratio may point towards deeper analysis. तो अगर हम बात करें ट्रेड पेबल्स की, ठीक है, अगर वो 1 से कम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये कंपनी के लिए अच्छी सिचुएशन है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी जो माल है वो बेच रही है कैश में, ठीक है, लेकिन जो पेमेंट है वो कर रही है क्रेडिट में। यानी कि जब कंपनी माल खरीदने जा रही है तो वो उधार में माल खरीद रही है और माल बेच रही है वो कैश में। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कैश है वो ज़्यादा आउटफ्लो नहीं हो रहा है बिजनेस के अंदर से। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि कंपनी पेमेंट क्यों नहीं कर रही है। हो भी सकता है कि कंपनी के पास जो कैश है उतना ना हो, इसलिए वो पेमेंट ना कर रही हो। तो अगर ऐसा कुछ रीज़न है तो यहाँ पर एक रेड सिग्नल है हमारे लिए। क्विक रेशियो, दिस इज मोर stringent version of the liquidity ratio, as it does not consider assets which although current in nature but cannot be converted into cash immediately. Prominent example of such current assets is inventories. Thus, quick ratio is equal to current assets minus inventories divided by current liabilities. तो क्विक रेशियो में होता क्या है? तो यहाँ पर हम उन असेट्स को लेते हैं जो प्योर कैश के बराबर होती है। यानी उन असेट्स को हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं जिनको इमिडिएटली हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जैसे कि अगर हम करंट असेट्स में अगर हम इन्वेंट्री अगर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगी प्योर कैश असेट्स, यानी कि ऐसे असेट जिनको हम इमिडिएटली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको अलग अलग करके भी आप ऐड कर सकते हैं और इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारी करंट लायबिलिटीज से, तो हमारे पास आ जाएगी क्विक रेशियो। तो इसके अंदर अब कौन कौन सा आइटम होते हैं इन्वॉल्व, तो हम जैसे रिसीवेबल्स हो गए, कैश हो गया, इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी क्विक रेशियो होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अगर ये रेशियो ज़्यादा आ रही है तो मतलब क्या है कि कंपनी के पास जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर कम है तो फिर ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी के पास इनफ कैश नहीं है अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए। नेक्स्ट रेशियो है हमारी एफिशिएंसी रेशियोज। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी वेदर ए बिजनेस इज एफिशिएंट इन इट्स ऑपरेशंस। Efficiency would also help business improve its capital allocation and so the profitability and return ratios. Some simple parameters of efficiency in a business are defined below. Account receivable turnover. This ratio indicates how fast company converts its sale into cash. High the ratio, better the firm.
as it means that a very small portion of its revenues are in the form of credit. तो हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि बिजनेस के जो ऑपरेशन है वो कितना एफिशिएंट है, ठीक है, और वो किस तरीके से अपनी कैपिटल्स को वो एलोकेट कर रहे हैं अलग अलग असेट्स में, और कितना वो उससे रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. तो इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रेवेन्यू डिवाइड बाय अकाउंट रिसीवेबल. तो यहाँ पे जो अकाउंट रिसीवेबल है यहाँ पे हम लेंगे हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है. तो ये रेशियो में ये बताती है कि कंपनी अपनी जो सेल है, ठीक है ना, उसको कितनी जल्दी जल्दी वो कैश में वो कन्वर्ट कर पाती है. तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे लिए बढ़िया है. और अगर मान लीजिए ये कम है तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द कंपनी इज गिविंग टू इजी क्रेडिट और मे बी इवन फेसिंग डिफिकल्टीज इन recovering money from its distributors or clients. Next हमारा इसी में accounts payable turnover. This ratio indicates how much of a company's purchase are on credit. This ratio is calculated as accounts payable turnover is equal to purchase divided by accounts payable. तो यहाँ पे accounts payable का मतलब क्या हमारा trade payables. तो इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, creditors प्लस और जो हमारे बिल्स पेबल होते हैं, तो उन दोनों को मिला के हमारा बनाया जाता है यहाँ पर ट्रेड पेबल्स. एज कैन बी सीन फ्रॉम द फॉर्मूला, इफ द पेबल इज हाई द रेशियो विल बी लो. दिस मीन्स दैट द कंपनी इज रनिंग लो क्रेडिट पीरियड्स विद इट्स सप्लायर्स. इट इज डिफिकल्ट टू calculate anything just looking at this number because long credit periods with its suppliers could be because it has good bargaining power with its suppliers or it does not have the money to pay to them. तो देखिए अगर मान लीजिए रेशियो कम है तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दो तरीके से निकल सकता है. तो सबसे पहले ये है कि हो सकता है कि जो कंपनी है उनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी है अपने सप्लायर से, इसलिए उनको ज़्यादा टाइम पीरियड मिल जाता है अपनी पेमेंट करने के लिए. या फिर हो सकता है कि कंपनी के पास जो कैश है वो इनफ ना हो. तो यहाँ पे दोनों एंगल से हमको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट रेशियो हमारी असेट टर्नओवर. दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स असेट्स ऑफ द बिजनेस आर पुट टू यूज टू जनरेट रेवेन्यूज फॉर द बिजनेस. क्लियरली if assets are lying idle, this is not good for the business as capital is deployed but it is not generating revenue. On the other hand, if assets is continuously put to use to produce goods and services, it would improve the revenues and the profits. Therefore, higher the ratio, better the firm. तो ये रेशियो में ये बताती है कि कंपनी जो अपनी असेट्स हैं उनको यूज़ करके कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है. अगर बिजनेस की असेट्स आइडल पड़ी हुई हैं यानी कि खाली पड़ी हुई हैं तो ये बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस असेट में बिजनेस का जो कैपिटल है वो भी लगा हुआ है. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो कैपिटल है वो आइडल पड़ी हुई है, तो उसका यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि कंपनी की जो सेल्स हैं वो बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि कंपनी की जो असेट्स हैं वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही हैं. नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर. दिस रेशियो गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज रोल्ड ओवर बाय ए कंपनी. हैंस ऑब्वियसली हायर द रेशियो बेटर इज द बिजनेस. इन्वेंट्री इफ not converted into sales fast would mean money is locked in the business. Also, perishable goods may start deteriorating if inventory is not turned into sales fast. This ratio would be high for FMCG companies, whereas low for capital goods companies. तो इन्वेंट्री रेशियो में ये बताती है कि बिजनेस की जो इन्वेंट्रीज हैं वो कितनी बार सील हुई हैं, या फिर यानी हम कह सकते हैं कितनी बार वो रोल्ड ओवर हुई हैं. अब अगर एक कंपनी के पास जो उनकी असेट्स हैं, जो इन्वेंट्रीज हैं, अगर वो लॉक हैं, ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है. अब जब हम इस रेशियो को जब हम यूज़ करते हैं जो FMCG कंपनीज होती हैं, तो उस केस में
ये जो रेशो है ये उनको उनके लिए मतलब काफ़ी इफ़ेक्टफुल है। क्यों? क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो कि डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे जो इन्वेंट्री होती है वो टाइम टू टाइम क्या आता है वो निकलती रहती है, मतलब वो सेल होती रहती हैं। तो ये रेशो जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ज़्यादा बिजनेस के लिए अच्छी बात होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीपिंग इनटू फ्यूचर विद caution. Looking into historical financials and understanding the ratios defined above would give us a great sense on how is the business organized and what are the drivers of the business. Analysts use the historical relationship between financial parameters to project financials for the businesses. Many a times, these projections are reduced to simple extrapolation of historical financials without enough groundwork. Analysts must appreciate the future of the businesses could be significantly different from their past. For example, Switzerland faced tremendous competition from both domestic and offshore competitors straight middle of 2000, while it was the only wind turbine manufacturer before that and had great pricing power. Projecting financials of Switzerland in the middle of 2000 purely based on its historical exploration would have been a blunder. So, जब हम किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम देखते हैं, चाहे वो पेनल स्टेटमेंट हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, उसके बाद जो रेशोज़ हैं उनका एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता लगाना ज़रूरी है कि फ्यूचर में जो कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर सकती हैं। मतलब एक एस्टिमेशन, ठीक है, मतलब किस ग्रोथ रेट से वो कंपनी ग्रो करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें करना हम एज एक एनालिसिस्ट के लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम ये पता लगा पाएंगे कि हाँ कि जो हमारा जो क्लाइंट है, ठीक है, वो कितना रिटर्न चाहता है। मतलब हो सकता है कि कंपनी 12% से वो ग्रो करे और जो उनके रिवेन्यूज़ हैं, ठीक है, वो 10% 15% से बढ़े, लेकिन जो हमारा क्लाइंट है उसको और ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि फ्यूचर में कंपनी जो ग्रोथ है वो कितनी होने वाली है। Analysts must spend time thinking and analyzing how the future of the business is going to be different from its past in view of changing dimensions of the business. Then based on assumption, projections may be drawn. तो जैसे मैंने बात करा कि एनालिसिस्ट को ये सोचना ज़रूरी है कि फ्यूचर में बिजनेस कैसा परफॉर्म करने वाला है। मतलब पास्ट में उन्होंने कैसा परफॉर्म करा है और फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म करेंगे, और कौन कौन सी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अपनाने वाले हैं अपने बिजनेस को और इम्प्रूव करने के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीयर कंपैरिजन. Looking into a company's financials helps to understand the past performance of the company. It may also be interesting to see a company's performance, vice versa, others participant peers in the industry to understand its competitive position. All the ratios as defined above and in the other units on valuation when compared across companies of the same sector can give a good idea of where the company stands, vice versa its peers. Various database base provide us a quick snapshot of all these numbers. So एज एनालिसिस्ट हमें ये देखना ज़रूरी है कि कंपनी अपने जो पीयर हैं, ठीक है, उनके साथ मतलब उनमें और उनके जो पीयर है उसके अंदर क्या डिफरेंस क्या है और कंपनीज के पास कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इक्विटी एक्सपेंशन. Equity dilution is an outcome of issue of additional shares by company. This increase in the number of shares outstanding can result from a primary market offering, employees exercising stock options, or by conversion of convertible bonds, preferred shares, or warrants into stock. Equity dilution has an impact on the existing shareholders' percentage holding in the company, which in turn affects the profits that as the rights issue offer equal chance to the existing shareholders to maintain their holding percentage. Rights may not be that big a concern for the investors from dilution of point of view.
Similarly, bonus issues should not be worry investors at all, as money from one had reserves and surplus is moved to another had equity capital without any economic impact on the existing shareholders. Much more to this subject is covered in the dedicated unit in dealing with corporate actions. Companies financing their growth with strong internal accruals are anytime better and safe bets than those raising money regularly from outsiders. Analysts should analyze the details of the capital expansion over the last several years and their impact on the value for shareholders. तो इक्विटी डिल्यूशन का मतलब क्या है कि जो इक्विटी का जो पोर्शन है वो शेयर होल्डर्स में कितना कितना डिवाइडेड है। ठीक है, देखिए जैसे 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 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते जाते हैं वैसे ही जो जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है, ठीक है ना, वो शेयर होल्डर के पास वो कम जाता है, मतलब आने के चांसेस उनके पास कम होते हैं। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि जो इक्विटी का जो पैटर्न है वो है कैसा, ठीक है, उनके और उसमें और जो इक्विटीज़ है वो कैसे कैसे वो इशू की गई है, ठीक है, और वो भी किन किन लोगों को। तो एज ए इन्वेस्टर आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कंपनीज में कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं और कितने आने वाले हैं, क्योंकि देखिए उनके आने से क्या होगा कि आपकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि बोनस इशू की, तो वो एक ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है शेयर होल्डर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिविडेंड एंड अर्निंग्स हिस्ट्री। Dividends and earnings track record of a business is a critical aspect for analysts to analyze. Generally, companies maintain their dividend levels until something drastically different happens with the businesses. Much more to this subject is covered in the dedicated unit dealing the corporate actions. कंपनी किस तरीके से डिविडेंड पे करती है, उनका जो अर्निंग ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है, तो ये सारा डिटेल में एनालिसिस करना ये भी ज़रूरी है। मतलब एक हम बोल सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर का ये होता है कि वो कंपनीज में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि हाँ कि कंपनीज उनको हर साल उनको डिविडेंड देगी। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर ये होते हैं कि जो वो ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जहाँ से उनको डिविडेंड मिल सके। क्योंकि देखिए कि जो डिविडेंड है वो कंपलसरी नहीं होता है कंपनीज को पे करना, वो हो सकता है क्या आता है कि वो जो डिविडेंड है वो अपने पास ही रखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस एंड ओनरशिप एंड इनसाइडर सेल्स एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स इन द पास्ट। तो कंपनी की जो कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, यानी कि उन्होंने से बोनस हो गया, डिविडेंड्स हो गया, स्प्लिट शेयर हो गया, राइट इश्यूज हो गए, तो इनकी हिस्ट्रीज आपको देखना ज़रूरी है कि कंपनी ने कब कब कितने कितने अमाउंट और कितने कितने नंबर ऑफ शेयर्स में उन्होंने स्टॉक स्प्लिट कर रखा है या फिर राइट इशू वो लेकर आए थे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पे ये है कि ओनरशिप एंड इनसाइडर सेल्स एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स इन द पास्ट। तो जो ओनर्स का जो होल्डिंग पैटर्न है एक कंपनी में वो भी देखना ज़रूरी है, और जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने कितने शेयर उन्होंने प्लेस कर रखे हैं वो भी देखना ज़रूरी है। अगर प्रमोटर्स ने अपने शेयर ज़्यादा प्लेस कर रखे हैं तो ये एक रेड सिग्नल हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर कंपनी जो मेन पर्सन है अगर वही अपने शेयर ज़्यादा प्लेस कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है और उसने कहाँ प्लेस कर रखे हैं, क्या वो खुद की कंपनी है, क्या वो उसकी फैमिली किसी मेम्बर की कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो लास्ट में यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप इनको कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।